कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब है जैसे कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है या सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाना है और इनको मिलाकर शॉर्ट में लिखना है। ध्यान रखना कि सिर्फ शॉर्ट लिखा नहीं जाता है, शॉर्ट में बोला भी जाता है। और जब ये शॉर्ट में बोले जाते हैं, आप बोल रहे हो तो आप समझ जाओगे कि आपने क्या बोला है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब कोई दूसरा बोलेगा, आपको वहां पर कैच करना होगा और वहां कैच नहीं कर पाए तो आप उसका सेंस नहीं निकल पाओगे, तो आपको बात करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस टॉपिक में हम इस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को क्लियर करेंगे, लेकिन पहले क्लियर कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनता किसका है, कौन से चीजें हैं जिनको हम अभी कॉन्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। नंबर 1, आप देख रहे होंगे आई यू वी दे या देयर ही शी इट। सब्जेक्ट के साथ में जब हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, इनका कॉन्ट्रैक्शन, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। इनको कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ वर्ड और देखोगे आप, हु आ रहा है, जैसे कि व्हाट है, यहाँ पर दैट है, देयर है। इन कुछ वर्ड्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ओवरऑल एक चीज तो कॉमन आपको दिख ही रही होगी कि हर बार या तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट है। ये कॉमन चीज है कि हेल्पिंग वर्ब रहेगी शॉर्ट करते वक्त। तो शॉर्ट करने का तरीका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, वो भी बताएंगे। पर थोड़ी कंफ्यूजन जान लो कि आपने अगर ये नहीं जाना स्टार्टिंग में तो क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। वो तभी आएंगी जब आपके सामने एक जेन्युइन इंग्लिश बोलने वाला होगा जो अच्छी इंग्लिश बोलेगा। अब उसमें क्या होगा, जैसे यहां पर लिखा है आइड गो, ही इज कम, वी शॉन्ट टेल यू, ही विल बी विद यू, आइड बोरोड मनी। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी एज अ बिगिनर या आपको इंग्लिश आ चुकी है तो आपको चाहिए क्या, ट्रांसलेशन, कि किसी ने बोला क्या है। जैसे लिखा आइड गो, अब आपको हिंदी में जानना है कि क्या है ये, डी क्या है, आइड गो क्या है। तो अभी आपके मन में बहुत कुछ आएगा, क्या ये हैड है, क्योंकि हैड में भी डी आता है। क्या ये वुड है, क्योंकि वुड में भी डी आता है। क्या ये डिड है, क्योंकि डिड में भी तो डी आता है। तो बहुत सारे चैप्टर्स है जो डी से एंड होते हैं, आप एक को गैस नहीं कर सकते हो। तो इतनी सारी कंफ्यूजन आएंगी, जैसे कि ही इज कम, तो नॉर्मली तो क्या बच्चे जानते हैं कि इज होता है, राइट। यहाँ पर क्या हैज भी हो सकता है, क्या वॉज भी हो सकता है, क्योंकि एस तो इन तीनों में आ रहा है। तो आपको ये क्लैरिटी के लिए ये चैप्टर सीखना जरूरी है, राइट। और इसको बहुत अच्छे से गेन करना, अंडरस्टैंड करना, जिससे कि टॉकिंग के टाइम पर तुम्हें अच्छी हेल्प हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो समझना कि एक बेहतरीन चीज आपने इंग्लिश में इंप्रूव करी है, जो आगे चलकर आपको पता चलेगा कि आपने शुरू से ही उसको सीखा, तो आपकी इंग्लिश में अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब आपको बताते हैं कि आपको ध्यान क्या रखना है। या तो देखो, कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, जब सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी। फॉर एग्जांपल दे के साथ लिखा है क्या, हैव, तो यहां पर दे को लिख कर और ये अपर कॉमा, ये ध्यान रखना है, इसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। और अगर अपॉस्ट्रोफी याद ना रहे तो आप अपर कॉमा भी बोल सकते हो। इसके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स को जोड़ते हैं, ये लगना जरूरी है और सही जगह पे लगना जरूरी है। आप एक बात नोटिस करना कि जो सब्जेक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, शॉर्ट नहीं हुआ, पूरा लिखा गया। यहाँ पर दे था, पूरा लिखा है दे यहाँ पर। लेकिन जब आप यहां पर आते हो, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाते हैं, तो यहां पर भी आपको मिलेगा जो फर्स्ट वर्ड है वो कंप्लीट लिखा गया है, शॉर्ट हो रहा है सेकंड वर्ड। मीनिंग जब भी आप जिसके साथ में शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट कौन होगा, सेकंड वर्ड शॉर्ट होगा। जब हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या शॉर्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट को शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट क्या होगा, नॉट। लेकिन शॉर्ट करते वक्त हमें लगाना क्या होगा, किससे हमारा शॉर्ट होगा, ये अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी नहीं बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, अपर कॉमा बोल देंगे, ठीक है। और अपर कॉमा लगाना है तुरंत सब्जेक्ट के बाद में लगाकर, और उसको कॉन्ट्रैक्शन का तरीका सीखने के बाद उस तरह से आप जोड़ दोगे। और आपको पता है ये दे हैव लिखा है, पर इसको दे हैव जानते हैं, पर इस टाइम पर बोलेंगे नहीं दे हैव, इसको कुछ ऐसे बोलेंगे देव, ऐसा लगेगा हम किसी का नाम ले रहे हैं, पर इसका यही प्रोनाउंसिएशन है, दे हैव कम। आप आसानी से टेंस पहचान सकते हो, लेकिन जब कोई जल्दी में बोलेगा दे हैव कम, तो आप कई बार चैप्टर का ही पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा चैप्टर बोल दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब आप ये दो बातें लेकर आगे चलेंगे कि हम या तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट होगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में लाएंगे तो नॉट शॉर्ट में होगा। तरीका क्या है ये भी सीख लेते हैं। पहला हम क्या सीखने वाले हैं, हैड और
वुड, इनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है कि सब्जेक्ट जो लिखे हैं ये शॉर्ट नहीं होंगे, फर्स्ट वर्ड शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट हमेशा कौन होगा? सेकंड वर्ड होगा। यहां पर अब करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिख दो। सबसे पहले आप लिख दो सब्जेक्ट। क्या लिख दिया हमने? आई। ये सब्जेक्ट पूरा लिखना है हमेशा और लगा दो अपर कॉमा। अब इसमें से हेड में से सिर्फ डी लेना है आपको। अब आई हैड को बोला जा रहा है आइड, क्या बोलेंगे? यही से ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट दोनों हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना केवल आपको ये बोलना है बल्कि समझना भी है, क्योंकि बोलते वक्त तो आपको पता है आपने क्या बोला, लेकिन जब कोई सामने से बोल के जाएगा तब बहुत कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए आज से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, जिससे कि आप हर दिन इनका यूज करो, लिखते वक्त भी और बोलते वक्त भी, दोनों से जरूरी है। जब आपका दोस्त यूज करेगा तो आप सुनते वक्त भी आप अपनी इंप्रूव करेंगे, लिसनिंग उसमें भी हेल्प होगी। अब आपने एक सीख लिया, अब आपको करना क्या है? जैसे सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद अपर कॉमा और डी लगाया, यही चीज सब में होगा। सिंपल करना क्या है? सारे सब्जेक्ट लिखो, सब में अपर कॉमा लगा दो, लास्ट लेटर क्या लगा दो? डी। अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जब हम वुड को बनाएंगे जाके तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे? अपर कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे? डी। अब देखो आई हैड और आई वुड का कॉन्ट्रैक्शन सेम है, आइड। तो अब आपके पास एक सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चले ये हैड है या वुड है? इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर आने जरूरी है। कैसे? पहले हम इसको पूरा कर देते हैं, फिर स्ट्रक्चर आना जरूरी क्यों है ये समझाते हैं। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो यू वुड को बोलेंगे यूड, सेम प्रोनाउंसिएशन होगा जो इसका होगा वो यहां पर होगा। सारे सब्जेक्ट सब में अपर कॉमा और सब में लास्ट लेटर डी। तो आपने ये देखा कि हैड और वुड दोनों का कॉन्ट्रैक्शन सेम हो रहा है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर की कहानी बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है ये। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, मैंने कहा आई गॉन, आई गॉन, ठीक। तो यहां पर गॉन क्या हो गया? V3। स्ट्रक्चर कैसे हेल्प करेगा आपको ये भी पता होना चाहिए। जब आप सीख लोगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि वुड के डायरेक्ट बाद V3 नहीं आता है। वुड के डायरेक्ट बाद V3 नहीं आता है। ये स्ट्रक्चर की कहानी है, आगे तुम्हें सब समझ में आएगा, तभी तुम स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना पसंद करोगे। अभी जैसे मैंने आइड गॉन लिखा, ये V3 है, वुड के बाद V3 नहीं आता है, तो ये क्या हो सकता है? ये हैड ही हो सकता है। तो आपका स्ट्रक्चर हेल्प करेगा पहचानने में कि वो हेड था या वुड था। अब जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूं, अब मैं ऐसे लिख दूं आइड गो, गो फर्स्ट फॉर्म है। तो आप जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हेड के बाद V1 नहीं आता है, V1 आता है किसके बाद? वुड के बाद। तो यहां से क्लैरिटी मिलेगी। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में V3 है तो वो हेड है, V1 है तो वुड है। तो यहां से कंफ्यूजन दूर होगी। एक होता है कि आपने शॉर्ट फॉर्म समझ लिया, आपको लगा यस आ गया, पर जैसे ही वो सीखा दूसरी प्रॉब्लम शुरू। वो क्या थी कि जब एक सेंटेंस में आइड लिखा हुआ है तो आपको वहां पर ये भी समझना है कि वो हेड है या वुड है। वो कौन समझाएगा? स्ट्रक्चर, कि आपने जो टेंस चार्ट सीखा हुआ है, कहां V3 कहां V1, किस चैप्टर में V2 ING कहां पर आता है, वो आपको हेल्प करेगा। चलो ये समझ में आ गया कि हेड और वुड का कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनाना है। सब्जेक्ट लिखाना, अपर कॉमा और लास्ट लेटर क्या लगा देना है? डी लगा देना। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया हैज और इज को शॉर्ट करना है। हैज और इज को शॉर्ट करना है, फिर वही तरीका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट पूरा ही लिखना, मतलब फर्स्ट वर्ड हमेशा पूरा लिखना होगा। अपर कॉमा लगाया, फिर से लास्ट लेटर ले लेंगे एस। अब इसके साथ जैसे शी लिया और अपर कॉमा लगा के क्या लिख दिया? एस। और यही सबके साथ होगा, सारे सब्जेक्ट लिखा, राइट, सब में अपर कॉमा लगाया और क्या लगा दिया? एस। ही हैज को हीज बोलेंगे, शी हैज को शीज बोलेंगे, बोलेंगे भी शॉर्ट में। ऐसा नहीं शीज लिखा हुआ तो आप शी हैज बोलोगे, नहीं, मैंने कहा शी हैज कम, हम बोलेंगे शी इज कम, हो गया। और आप अब आज से नोटिस करना चालू करना, आप जब क्रिकेट की कमेंट्री अगर इंग्लिश में सुन रहे हो, ही इज गॉन, आउट कर जब होता है तो ऐसे ही इज गॉन, तो ही इज गॉन में इज आया या हैज आया, ये स्ट्रक्चर्स बताएंगे आपको, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन भी होगा। अब जैसे इज का कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट लिखो, कॉमा लगाओ और एस लगा दो। आपको लास्ट लेटर इसमें से उठाना होता है। फिर लिखा, सब्जेक्ट लिखा, अपर कॉमा लगाया, एस लगाया, और सारे सब्जेक्ट लिखकर अपर कॉमा लगाकर एस लगा दिया। इन दोनों का सेम कॉन्ट्रैक्शन है। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई,
कि अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ही इज कमिंग। अब आपको पता है कि इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, ना कि हैज हैव के बाद। तो यहां पर ये क्या होगा, ही इज होगा। उसी तरह से मैंने लिख दिया शी इज अंडरस्टूड, शी इज अंडरस्टूड मैंने लिख दिया। अब अंडरस्टूड V3 है। अब V3 कब आता है, हैज हैव के बाद आता है, राइट। टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जब कंप्लीट नॉलेज होगा तो सब समझ में आएगा। वह समझ गई है, तो यहां पर इज नहीं होगा, यहां पर ये क्या होगा, हैज। तो कॉन्ट्रैक्शन सीखने के बाद तुम्हें स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब तुम उसका मीनिंग निकाल पाओगे। चलो, हैज और इज समझ में आ गया ना। अभी क्या होगा, विल को कॉन्ट्रैक्शन में लाते हैं। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहली चीज सब्जेक्ट पूरा लिखना है। अब यहां से एक लेटर नहीं लेना है, अब हमें 2 लेटर लेने हैं लास्ट के क्या लेने हैं, डबल एल। तो ही विल हो जाएगा हील। वह आएगा कि इंग्लिश जैसे बोलते हैं ना, ही विल कम, अब क्या बोलेंगे, हील कम, राइट। आई विल हेल्प यू को बोलेंगे आई हेल्प यू। तो मीनिंग ध्यान रखना, सिर्फ शॉर्ट में लिखना नहीं है, बोलना भी है। अब बस एक बन गया तो सारे बनेंगे। शी लिखा, कॉमा लगाया, डबल एल लगा दिया, सारे सब्जेक्ट लिखकर अपर कॉमा लगा के डबल एल लगा दिया। इसको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि विल का ही डबल एल होता है, ठीक है। और शॉल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि यार ये शॉल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी डबल एल आता है ना, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो पूरा लिखा जाएगा हमेशा। अब हम सीखेंगे हैव को और आर को कॉन्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट लिखेंगे अपर कॉमा और लास्ट के 2 लेटर लिखेंगे, वी अब लिखा जाएगा। जो आई हैव होता है वो हो जाएगा आईव, राइट। यू के साथ अपर कॉमा लगाया और क्या लिख दिया, वी। सारे सब्जेक्ट लिखकर सब में अपर कॉमा लगा के लास्ट के 2 लेटर लिए, हो गया। सेम जब हम आर का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो लास्ट के 2 लेटर लेंगे, क्या लेंगे, हमने यहां पर लिखा यू और यू के साथ क्या लगा दिया, आर ई, राइट। अब इसको बनाना भी थोड़ा प्रैक्टिस, एकदम से आपको लगेगा कि हमें माउथ का नया स्ट्रक्चर तैयार करना है। यू आर बोलते थे, अब यूर बोलना है। और आप देखते होंगे ना, जब फॉरेनर्स का कभी कभी वीडियो देखते होंगे, सुट से अंग्रेजी बोल के आगे निकल जाते हैं, वो कुछ ये सब यूज करके बोलते हैं, राइट। यहां पर हमने लास्ट के 2 लेटर लिए हैं इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक। अब एक बात आपको यहां पर नोटिस करवा दें, जैसे कि आर ई की बात करें तो वर लिखते हैं ना, वर, तो इसमें भी लास्ट में क्या आता है, आर ई। तो आप ध्यान रखना, वाज और वर का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनता है, और वो ना बनने की वजह यह है कि अगर उसका बन गया तो कंफ्यूजन बहुत सारी आ जाएगी। वाज में से अगर एस निकाल लिया हमने, यहां से एस निकाल लिया, जैसे मैंने कह दिया इसको ऐसे लिख दिया, तो फिर बहुत सारी कंफ्यूजन, क्योंकि इज का भी यही होता है, फिर टेंस का भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए वाज और वर और डिड और डू डज, इनका सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। ये क्लियर हुआ। इसके बाद ये हो गया आपका सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। अब आता है दूसरा पार्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखो एक बार बस 2 वर्ड को समझ लो, खुद ही आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको हेल्पिंग वर्ब पूरा लिखना है, लेकिन अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि नॉट का एन इसी में जोड़ देना है। ये इसका लेटर हो गया, ये इस वर्ड का लेटर हो गया। अब अपर कॉमा लगा के टी लगाना है, तो इज नॉट हो जाता है इजंट। एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आपको शॉर्ट में ही बोलना पड़ेगा, उसमें वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप इज नॉट बोल दो, राइट। कॉन्ट्रैक्शन में ही शॉर्ट में ही बोला जाता है, वो एक कंपलसरी टॉपिक है जहां पर आप शॉर्ट में ही पढ़ेंगे और शॉर्ट में ही बोला जाएगा। तो मतलब ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। और क्वेश्चन टैग का यूज बहुत होता है इंग्लिश में, बहुत, आप हर दिन बोलते हो पर यूज नहीं करते हो, वो बात अलग है, बताएंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है। आर लिखा हमने, एन इसमें लगाना है, गलती ऐसी नहीं करनी है। मेनली यहां पर गलती क्या हो सकती है, सब में देखो अपर कॉमा लगाया, एन इधर लगा दिया और टी लगा दिया। इसके बाद सेम सारे हेल्पिंग वर्ब लिखे, सब में एन लगा दिया, कॉमा लगा के क्या किया, टी लगा दिया। एक वर्ड जैसे सीख लिया, सारे वैसे ही चलेंगे। तो इज नॉट हो गया इजंट, आर नॉट हो गया आरंट, डू नॉट हो गया डोंट, डज नॉट हो गया डजंट, डिड नॉट हो गया डिडंट, हैज नॉट हो गया हैजंट, हैव नॉट हो गया हैवंट।
राइट। आई हैवंट डन माई होमवर्क, हैव डन योर होमवर्क। तो इस तरह से आपको बोलना है, राइट। ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान ये रखना है कहीं ऐसा ना हो कि इज के बाद कॉमा लगा के एंटी अलग कर दो, एन हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये समझ में आया। अब आखिरी देखो, कैन नॉट, अभी हमने बताया था बिगिनिंग में, कैन नॉट का क्या होगा, कांट हो जाता है, क्योंकि एक ऑलरेडी एन लगा है तो वो डबल एन नहीं करना है हमें, हम ऐसे कर देंगे। विल नॉट का थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली विल नॉट का हो जाता है वॉन्ट, वॉन्ट विलंट नहीं होगा, इसीलिए इनको अलग से हमने रखा हुआ है। जैसे शॉल नॉट है तो इसका हो जाएगा शॉन्ट, वॉन्ट और शॉन्ट, और ये है कांट, इसको कैंट भी बोलते हैं। हाँ, समझ में आया।